ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आप सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स का पेपर पैटर्न क्या होता है? नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बराबर है। ऑब्जेक्टिव में ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मैच द फॉलोइंग, मतलब हाँ मल्टीपल चॉइस, मैच द फॉलोइंग, इनमें से कोई 2 पॉइंट हो सकते हैं, तो 15 मार्क का आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट क्या होता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट ऑप्शन इज व्हाट, बोलो? थ्योरी क्वेश्चंस होता है, यस और नो? ओके, अब ये जो हमारा थ्योरी क्वेश्चन आता है उसमें आपको नोट, मतलब शॉर्ट नोट या तो लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन है, इसके बीच में के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बट जीएसटी में हमारा जो टेक्स्ट बुक है, अकॉर्डिंग टू दैट पूरे चैप्टर्स में थ्योरी सबसे ज्यादा है देखा जाए तो वेरी सिलेक्टेड चैप्टर्स आते हैं, बहुत सिलेक्ट कम चैप्टर है कि जो प्रैक्टिकल के लिए आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीव एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स। देखो, अगर मैं कुछ चैप्टर को डायरेक्टली सम स्टार्ट करूंगी, अगर मैंने उन चैप्टर्स का थियोरेटिकल, मतलब देखो क्या बता रही हूँ, अगर मैंने उन चैप्टर्स का थ्योरी कंसेप्ट सिखा के फिर प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज जीएसटी इज अ लॉ, जीएसटी इज अ रूल्स, राइट? वो सारे के सारे रूल्स आपको याद रखना बहुत मुश्किल है। ओके, अगेन जीएसटी इज अ वास्ट कंसेप्ट, बट आपको उसमें से सिलेक्टेड पार्ट पोर्शन में देके रखा है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करें वो लीव एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी है। उसमें होता क्या है ना, उसमें हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जब हम लोग कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो जो भी दे रहे हैं या तो जो भी सेल कर रहे हैं, तो जिसका भी सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट इज अ टैक्सेबल और व्हाट, नॉन टैक्सेबल। एंड इनमें से 15 मार्क का एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है, कंपल्सरी आता है, जो आज क्वेश्चंस करेंगे उनमें से। बट ये थियोरेटिकल चैप्टर है, मतलब इसमें नंबर तो दिख रहा है बट ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस है नहीं। तो अगर मैं समझो इसके रूल्स एक्सप्लेन करूँ कि दीज आर द सर्विसेज एंड दीज आर द सप्लाईज आर टैक्सेबल और दीज आर द नॉन टैक्सेबल, तो आपको याद रखने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, सम से स्टार्ट करेंगे, एक एक सम करते करते उसमें देखेंगे कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नॉन टैक्सेबल है, और उसी में उसको याद रखेंगे। आप समझ में आया मैंने जो बताया वो, यस और नो? उसी के साथ ये जो चैप्टर है ना, उसके एंड में ना आपके पास उसका पूरा लिस्ट अवेलेबल है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, ये उसके सम्स है, सी दिस इज अ लिस्ट, यहाँ ध्यान दो, ये पूरा लिस्ट देके रखा है, यहाँ पे दिया है कौन कौन से सप्लाईज, मैंने सब वर्डिंग क्या यूज किया है, सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, कौन कौन से सप्लाई टैक्सेबल है कौन कौन से नहीं है, उसका पूरा लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, आप उसको रीड करोगे एंड इसके बेसिस के ऊपर 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इनमें से नॉन टैक्सेबल याद रखो, बाकी के सब टैक्सेबल, सारा याद रखने का जरूरत नहीं है। आप लिस्ट बना दो कि ये पूरे लिस्ट में, या तो आप जब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ सिलेक्टेड पॉइंट नॉन टैक्सेबल मिलेंगे, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट टैक्सेबल होंगे। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन सिखाया, आप घर पे जाके नॉन टैक्सेबल हेडिंग डाल के हर एक क्वेश्चन का नॉन टैक्सेबल का हेडिंग्स लिख दो, तो ऑटोमेटिकली यू गॉट द लिस्ट अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्लियर हो रहा है? ये चैप्टर खत्म होने को हम लोगों को 2 दिन लगेगा, आज हाफ करेंगे कल हाफ करेंगे, बराबर है? अभी हम लोग स्टार्ट करें डायरेक्टली मेन क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है? एंड देन जीएसटी का नॉर्मल कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन तो आपको पता है, जीएसटी इज अ व्हाट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, सप्लाई के ऊपर, यस और नो? राइट, जीएसटी जब, और बाकी डिटेल्स में जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तब मैं आपको और डिटेल्स में बता दूंगी। फिलहाल जो कर रहे हैं उसके लिए इतना इनफ है कि जीएसटी इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड दिस इज अ टैक्स व्हिच इज अ चार्ज ऑन योर सप्लाई, यस और नो? क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 19, वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 19। मिला क्वेश्चन नंबर 19? Mr. Amit gives the following information of his transaction for the November 2023. We are having some transaction. First one is a rent receipt. आपको मिस्टर अमित को रेंट मिला। अब सोचो रेंट मिला तो उनमें से कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नॉन टैक्सेबल है वो देखना है। तो प्लीज थोड़ा लास्ट, एकदम लास्ट लाइन में जाओ क्वेश्चन के एंड में और देखो आपको क्या बनाने के लिए बोला है। एज पर द प्रोविजन related to the goods and service tax, classify above item as a taxable and non-taxable and calculate the value of taxable services। मतलब जितने भी पॉइंट्स है उनमें से आपको क्लासिफाई करना है, डिवाइड करना है, कौन सा आइटम टैक्सेबल है कौन सा आइटम नॉन टैक्सेबल है। ये क्लियर है? ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन में 2 कॉलम बनाएंगे, टैक्सेबल वाले को टैक्सेबल वाले के अमाउंट में लिखेंगे एंड नॉन टैक्सेबल के लिए कहाँ लिखेंगे, नॉन टैक्सेबल। योर सॉल्यूशन विल बी इन दिस फॉर्मेट, सी ये पर्टिकुलर्स होगा, हाँ या ना, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, बस इतना ही। तो जो टैक्सेबल है उसको फर्स्ट लाइन में लिखा जाएगा, नॉन टैक्सेबल उसको कहाँ लिखेंगे, सेकंड कॉलम में लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, नाउ कम टू द नाउ सॉल्यूशन and clearly they say that assuming that goods and services taxes is not included in the amount, मतलब ये जो अमाउंट्स आपके पास अवेलेबल है उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंक्लूड होता तो सम कैलकुलेशंस वी हैव टू मेक, वो देखेंगे बाद में।
तो in this question they clearly say that find out the taxable services, taxable supplies, non-taxable supplies. Okay. Second thing they say that find out the value of taxable supply. उसका वैल्यू भी पूछा, मतलब टैक्सेबल का एंड का टोटल, दैट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड इन दिस वैल्यूज जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड. जीएसटी इंक्लूड नहीं है तो गुड, अगर जीएसटी इंक्लूड है तो आपको कुछ कैलकुलेशन करके जीएसटी अलग निकालना है एंड ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्लियर हो गया, समझा अच्छी तरह से. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. पहला क्या बोला है, रेंट रिसीव. रेंट रिसीव मतलब रेंट मिला, कहाँ से मिला, फैक्ट्री का रेंट मिला, ऑब्वियसली इट्स अ टैक्सेबल. धीरे धीरे आपको पता चलेगा कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नहीं है वो. तो फैक्ट्री रेंट इज अ टैक्सेबल. देन फॉर मशीनरी इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्रीज में मशीनरी है उसको रेंट पे दिया, रेंट मिला, दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई, ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा. ठीक है. देन रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस को रेंट पे दिया तो ये यहाँ नहीं आता जीएसटी के अंदर, कहाँ आता है पता है आप लोगों को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स. अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो दैट पॉइंट कम्स अंडर द व्हाट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट अंडर द जीएसटी, इसलिए ये नॉन टैक्सेबल है. अब याद रख सकते हो. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, रेंट मिला, रेंट रिसीव फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, इट इज नॉट टैक्सेबल. देन नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट फर्निचर ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस, इट इज अ टैक्सेबल. अब रेसिडेंशियल हाउस अलग है, उसके अंदर का फर्नीचर अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. देन लिखे आओ वहां पे, टैक्सेबल रहेगा तो टी लिखोगे, नॉन टैक्सेबल रहेगा तो एनटी लिखोगे. ठीक है. उसके बाद ओपन प्लॉट लैंड रेंटेड इन द सर्कस, मतलब क्या, ओपन प्लॉट है, लैंड है, उसको भाड़े पे दे दिया सर्कस को, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना चाहते हो, यू आर डूइंग अ बिजनेस, दैट इज अ टैक्सेबल. एग्रीकल्चरल प्लॉट क्या लगता है आपको, नॉन टैक्सेबल. एग्रीकल्चरल, हाँ, इंडिया के एग्रीकल्चर का इनकम ऑलवेज नॉन टैक्सेबल, उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगते, बिकॉज एग्रीकल्चर को वो लोग टैक्स के बाहर रखना चाहते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेता. तो याद रखोगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉन टैक्सेबल. समझा. नेक्स्ट वन, होटल रूम्स है, डिक्लेयर अ टैरिफ पर डे 1200. नाउ देयर इज अ वन रूल, अगर हम लोगों ने होटल रूम्स भाड़े पे दिया, होटल रूम या तो कोई भी रूम अगर टैरिफ पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, उसमें भाड़ा मिल रहा है, अगर वो 1000 रुपीज तक का है ना तो नॉन टैक्सेबल. अगर वो रेंट 1000 से ज्यादा कर दिया तो दैट इज टैक्सेबल. तो देखो ये 1000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल. नेक्स्ट, यस और नो. नेक्स्ट इज अ हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन, ऑब्वियसली इट इज अ व्हाट, टैक्सेबल. देन रेंटिंग बिल्डिंग फॉर द सरस्वती हाई स्कूल, अगेन देयर इज अ रूल, अगर आप लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भाड़े पे दिया, मैंने बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल नॉट अ क्लासेस, क्लासेस जब लेते हैं तो ये भी एजुकेशन पर्पज है बट दे आर प्योरली अर्निंग अ प्रॉफिट, वो लेते हैं तो उनका इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. जब स्कूल्स रन होती है तो उनका जो मेन एम है अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, दे वांट टू प्रोवाइड अ सर्विस, दैट इज एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो. तो जब भी आपका प्रॉपर्टी आप स्कूल्स के लिए भाड़े पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो एंड वी आर अर्निंग अ रेंट फ्रॉम दैट, इट इज व्हाट, नॉन टैक्सेबल. क्लियर हो गया. तो अभी तक हम लोगों ने 3 रूल देखे जो नॉन टैक्सेबल थे. हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया तो नॉन टैक्सेबल, टैरिफ मतलब जिसका रेंट, रूम रेंट का 1000 से कम है वो नॉन टैक्सेबल, बाकी का रहेगा तो टैक्सेबल. एंड स्कूल के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर बिल्डिंग प्रॉपर्टी लेट आउट किया तो नॉन टैक्सेबल हो गया. एंड एग्रीकल्चर पर्पस भी नॉन टैक्सेबल. गुड, फॉर 4 पॉइंट है जो एग्रीकल्चर नॉन टैक्सेबल है. उसके बाद रेंटिंग अ प्रीमाइसेस फॉर द एटीएम मशीन, ऑब्वियसली टैक्सेबल, यस और नो. रेंटिंग अ रूम फॉर द रिलीजियस पर्पस वेयर द रेंट इज फॉर 750, आपने प्रॉपर्टी को रिलीजियस पर्पस के लिए दिया, कोई भी पर्पस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट कितना है 1000 से कम, नॉन टैक्सेबल. सही है. फॉर ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री समझते हो, पालते हो ना अपन, एनिमल मेंढपाल असतो, जो लोग हम लोग उनका उनको संभालते हैं, उनका केयर करते हैं, उनसे जो प्रोडक्शन आता है वो बेच के उससे कमा के खाते हैं, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज आल्सो नॉन टैक्सेबल. क्लियर हो रहा है. एग्रीकल्चर के साथ आता है तो नॉन टैक्सेबल रहेगा. देन रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेम्यूनरेशन मिल गई तो नॉन टैक्सेबल ही है. पता है इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें देखा भी था हम लोगों ने, ये नॉन टैक्सेबल है. एंड व्हाट, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली ये नॉन टैक्सेबल है, यहाँ नहीं आता. डन, समझ में आया. तो इसके जो नॉन टैक्सेबल वाले पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं. हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नॉन टैक्सेबल है, यस और नो. नेक्स्ट वन इज व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी के बाद कौन सा नॉन टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर प्लॉट नॉन टैक्सेबल है, जिसका टैरिफ 1000 से कम है वो नॉन टैक्सेबल है, राइट. एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अगर रेंट भाड़े पे दे दिया तो दैट इज आल्सो नॉन टैक्सेबल. एमपी को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को रेम्यूनरेशन मतलब दे दिया, नॉन टैक्सेबल. पेंशन मिला, नॉन टैक्सेबल, राइट. रिलीजियस पर्पस नहीं, उसका रेंट कम है इसलिए वो नॉन टैक्सेबल है. डन, समझा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. अब अच्छा इसमें क्या करना है, इसका सबका एंडिंग में टोटल. क्लियर हुआ. गुड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 20.
Mr. Raja is owing a certain property which he is given as follows. The said sum includes the rent from, उसमें सब rent मिल रहा है, again rent वाला sum. Point number 1, a building is let out to try-sure coaching classes for the providing coaching for the TYBAF 4 lakh. क्या लगता है आपको? Taxable. Next one, allowed to use the space for the building for the placing a vending machine. Vending machine रखने के लिए business करे, business purpose है, it's a taxable. Then next one is what? A building was let out for the corporate office use. This is also what? Taxable. फिर house are let out to the individual for the residential purpose. क्या लगता है? Non taxable. नहीं आएगा. अभी तो देखा था ना, residential purpose को दे रहे, ये आ नहीं आता, तो ये non taxable. फिर vacant land used for the animal husbandry, again non taxable. A building was let out for the Vidya Prasarak school, non taxable. A hall was let out for the religious purpose for the general public, 6 lakhs. देखो hall को भाड़े पे दिया religious purpose, no problem, उसका value 6 lakh है, out of which 3 lakh were received in a case where rent per day is 8,000. Taxable. कितना taxable? Only 3 lakh. 6 लाख का टोटल रेंट ले रहे हो, उसमें से 3 लाख का इनकम ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपका रेंट 8,000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा हो गया, हाँ या ना? तो जहाँ पे हमारा रेंट 1000 रुपीज से ज्यादा है वो टैक्सेबल है, तो 1000 रुपीज से ज्यादा वाला वैल्यू कितना है? ओनली 3 लाख, तो 3 लाख इज अ टैक्सेबल. समझा? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? अ बिल्डिंग इज लेट आउट टू द आरबीआई. आरबीआई को बिल्डिंग भाड़े पे दे दिया. व्हाट अबाउट दिस? यस, टैक्सेबल, earning purpose, and land is used for exhibition, also taxable. Now listen, in this question what they say, compute the amount of goods and service tax payable by Mr. Raja, assuming that the rent is exclusive of GST. जितना भी रेंट है हमारा क्या है? exclusive of GST है, इसका मतलब इसके अंदर GST इंक्लूड नहीं है. And make a suitable assumptions and applicable rate of the GST was 18%. Okay, नाउ इन दिस क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है. देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? जस्ट फाइंड आउट द टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल वैल्यू. यस और नो? इस क्वेश्चन में दे डिडंट से दैट कि टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, उन्होंने बोला कि फाइंड आउट करो, सॉल्व करो. ओके, सॉल्व करना है मतलब आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल निकाला, दैट इज अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी निकाला, एंड उसके ऊपर हम लोग जीएसटी भी निकालेंगे बिकॉज रेट ऑफ जीएसटी इज अ गिवन. ओके, तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा? नॉर्मल फॉर्मेट क्या होगा बताओ? पर्टिकुलर्स एंड जस्ट अमाउंट. यहाँ पे टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का 2 कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, प्लीज ध्यान दो. जस्ट प्रिपेयर 2 कॉलम, नॉट नेसेसरी, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, चलेगा. ये लिखा हुआ सही है. हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो आप यहाँ लिखेंगे, सारे क्वेश्चन. जो अमाउंट टैक्सेबल है वो अमाउंट यहाँ पे आएगा. समझो नॉन टैक्सेबल है, उसके लिए क्या लिखेंगे? डैश डैश. सेंटेंस लिखेगा बट डैश. यहाँ तक समझा? एंड में वी आर गेटिंग अ टोटल, दैट इज नोन एज अ टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई. अब हम लोगों को इसके ऊपर फाइंड आउट करना है जीएसटी. हमारा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आया था? समथिंग 44 लाख. अब जीएसटी कैसे निकालेंगे? यू नो इट वेरी वेल. क्या पता है आप लोगों को? जीएसटी फाइंड आउट करने के लिए जब जीएसटी चार्ज किया जाता है तो ये जीएसटी हाफ किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. हाफ किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट इज द रेट ऑफ द जीएसटी हियर? 18%. तो यहाँ पे लिखेंगे CGST 18 का हाफ 9%, SGST व्हाट? 9%. तो 44 लाख के ऊपर 9%, प्लीज कैलकुलेट करो. Yes, 3,96,000 and here also 3,96,000. हो गया. इनका टोटल कितना आता है? हो गया. इजी है. तो जब भी when rate of tax is given na, we have to find out the CGST as well as SGST like this on the value of supply because this is a taxable supply. Clear हो गया? Okay. Question number 20 is over. Now come to the question number 21. Mr. Ravi owns a hostel, उसका खुद का हॉस्टल है, and immovable properties and is engaged in the letting the same. मतलब उसके पास हॉस्टल है, उसने अपना प्रॉपर्टी immovable property है, उसको रेंट पे देने का उसका बिजनेस है. Deluxe room hotels let out for the declared tariff of 1,200 per room per day. Number of days for which it is let out 200 and the total rooms are 10. अच्छा ठीक है, वो सबसे पहले ये डिसाइड करो ये टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल. ठीक है, टैक्सेबल तो है बट अमाउंट कैलकुलेट करना है. रेंट कितना है? 1,200 पर रूम डे, एक दिन के लिए 1,200. ऐसे कितने डेज है? 200 डेज है. एंड रूम्स कितना है? 10 है. सबका मल्टीप्लीकेशन 1,200 इंटू 200 इंटू 10, हाउ मच? हो गया. दिस इज अमाउंट विच इज अ व्हाट? टैक्सेबल. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा अच्छी तरह से? गुड. आफ्टर दैट
Second point is a what? Normal rooms let out by declare a tariff of 900 per room and the actual room rent charge 700 per day. Total amount is 5 lakh. आपको अमाउंट निकालने का जरूरत नहीं है. They say that उन्होंने रूम का टैरिफ रखा था 900 पर हम लोग उनको चार्ज कितना कर रहे हैं? Only 700. So this is a taxable or non-taxable? Non-taxable because you are charging a rent tariff is less than 1000. समझ में आया? पर डे, तो इट्स नॉट टैक्सेबल. देन बिलिंग लोकेटेड इन द जम्मू कश्मीर वाज लेट आउट फॉर द ऑफिस पर्पस 20,000 पर मंथ. क्या बोला गया? जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों ने बिल्डिंग लेट आउट कर दिया. टैक्सेबल करो, कोई स्पेशल एरिया नहीं है, बराबर ना, तो उसको भी टैक्सेबल करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 12. यस, पर मंथ रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 12. वेकेंट लैंड वाज लेट आउट फॉर द हॉर्टिकल्चर पर्पस. क्या लगता है हॉर्टिकल्चर पर्पस मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो ये नॉन टैक्सेबल. एंड अ बिल्डिंग वाज लेट आउट फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल. ऑब्वियसली दिस इज अ टैक्सेबल. Compute the amount of goods and service tax payable if all charges are exclusive of GST. Again क्या बोला है? Exclusive of GST. मतलब इसमें GST इंक्लूड नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली अमाउंट को कंसिडर करेंगे. समझा कि नहीं समझा? मतलब से वैल्यू ऑफ टैक्स उसके ऊपर कितना परसेंट आएगा? 99%. समझा? क्वेश्चन नंबर 22. अभी देखो, अभी तक के जो सम्स थे ना, वो सारे के सारे ना किससे रिलेटेड थे? रेंट से रिलेटेड. अभी न्यू कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल, दैट इज अ बैंक. बैंक में जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. अपना बैंक हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द अप्रैल 23 के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है. रेंट रिसीव्ड फॉर द टर्म लोन. बोलो, रेंट रिसीव्ड हो रहा है टर्म लोन का. अभी ऑब्वियसली आप ये सोचो कि बैंक का एक नॉर्मल बिजनेस क्या होता है? सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड है. बैंक का नॉर्मल बिजनेस क्या होता है? लोन देना और लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, ये उनका नॉर्मल बिजनेस है. इनके अलावा समटाइम बैंक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. तो जब बैंक आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रही है आपके कन्वीनियंट के लिए और उसके लिए चार्जेस ले रही है, वो बैंक के लिए इनकम, दैट इज अ टैक्सेबल. बट बैंक का जो बेसिक बिजनेस है, जस्ट गिवन अ लोन टू द पब्लिक एंड अर्न द इंटरेस्ट फ्रॉम दैट बिजनेस, दैट लोन, दिस इज अ नॉन टैक्सेबल. तो बैंकिंग के लिए क्या रूल बताया मैंने? बैंक के जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा इनकम है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग, वो टैक्सेबल है. बट जो बेसिक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज अ नॉन टैक्सेबल. क्लियर है? ओके. नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन क्या होना चाहिए? नॉन टैक्सेबल. देन पेनल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिले पेमेंट ऑफ लोन, ऑब्वियसली नॉन टैक्सेबल. उसने बंदे ने पेमेंट ही नहीं किया टाइम पे, हम लोगों ने चार्जेस लगा दिए, ये भी हमारा इनकम है और ये नॉन टैक्सेबल है. नाउ नेक्स्ट वन, एनुअल फीस ऑफ द डेबिट कार्ड क्या होगा? टैक्सेबल. जो एक्स्ट्रा इनकम है सब टैक्सेबल. बैंक चार्जेस ऑन द करंट अकाउंट के ऊपर बैंक चार्ज लगा रही है, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल. ओके. देन बैंक चार्जेस फॉर द इश्यू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर चार्ज लगा रही है, दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल. ठीक है ना? बैंक चार्जेस मतलब क्या होता है? हाँ घेतात ना, पर बैंक ने आपको फैसिलिटी दी है. बैंक का मेन बिजनेस क्या है? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. आप उनका मेन बिजनेस है लोन देना, इंटरेस्ट कमा रहा है, बस उतना ही नॉन टैक्सेबल, बाकी सब चीजें टैक्सेबल है. बैंक अभी आपको करंट अकाउंट का फैसिलिटी दे रही है, उसके ऊपर बैंक चार्जेस लगा दिए, टैक्सेबल. बैंक ने आपको चेकबुक दे दिया, उसका चार्जेस लगाया, टैक्सेबल. डेबिट कार्ड का चार्जेस लगा दिया, टैक्सेबल. जो जो एक्स्ट्रा कमाते हैं सब टैक्सेबल. समझ में आया? सिर्फ लोन का इंटरेस्ट नहीं. समझा? देन लोन प्रोसेसिंग फी ऑब्वियसली टैक्सेबल. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल. लेट पेमेंट फीस ऑन क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल. रेंट फॉर द सेफ डिपॉजिट लॉकर टैक्सेबल. कमीशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल. आपको पता है बैंक एज अ एजेंट काम करती है. जैसे कि मुझे टैक्स भरना है तो मैं डायरेक्टली टैक्स कैश पेमेंट ऑफिस में नहीं होता, इनकम टैक्स के ऑफिस में, सेल्स टैक्स के ऑफिस में. समझो मुझे 5,000 का कैश भरना है तो टैक्स पे करना है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कुछ फायदा नहीं है. वहां पे आपको टैक्स पे किया हुआ चलन लेके आना पड़ता है, उसका रिसिप्ट लगाना पड़ता है कि मैंने टैक्स भर दिया. बट ये टैक्स कहाँ जाता है? बैंक में जाओ. बैंक में वो गवर्नमेंट का एक मतलब टैक्सेस के लिए एक चलन होता है, उसमें 3 to 4 कॉलम्स होते हैं, वो सारे कंप्लीट करो, एक एज अ रिसिप्ट करके आपको दिया जाता है, बाकी का बैंक अपने पास लेती है. और बैंक आपसे टैक्सेस कलेक्ट करते गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करती है. तो बैंक ने बीच में कमीशन कमाया, कमीशन मिलता है बैंक को, वो टैक्सेबल है. ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द आरबीआई से मिला हुआ इंटरेस्ट नॉन टैक्सेबल है. एकदम सही. चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम द कन्वर्शन ऑफ द फॉरेन करेंसी टैक्सेबल. फीस रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंसल्टेशन सर्विसेज टैक्सेबल. सब कुछ डन. इन एंड आउट इन दिस. बस एंड में टोटल मिलेगा, उसके ऊपर जरूरत है तो कैलकुलेशंस कर लो. नाउ 13 से TJSB बैंक लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सॉरी 23, मैंने स्पेक्स नहीं लाया, थोड़ा समझ लो. ऊपर से जरा ये दिखता है बट कभी कभी कंफ्यूज होता है फटक से घाई घाई में. TJSB Bank furnishes with the following transactions during the period 1/11/2023 31st 2024. Okay, interest earned on loan.
लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला, ऑब्वियसली नॉन टैक्सेबल. पेनल इंटरेस्ट भी नॉन टैक्सेबल. डेबिट कार्ड चार्जेस बोलो टैक्सेबल. फिर कमीशन ऑन फॉरेन exchange sold Lakshmi Bank, taxable. Commission from the government towards the collection of the taxes, taxable. Commission charged on 20 for the preparation of the demand draft, obviously taxable. Charges for the late payment dues on the credit and outstanding, taxable. ये तो उनका हक का पैसा है ना. क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दिया, दो द पेनल, दो फाइन, दो पेनल्टी, दो हक का पैसा, वो टैक्सेबल है. सेल ऑफ द परचेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये वेट, ये हम लोगों का नॉन टैक्सेबल है, याद रखने का ये पॉइंट. सेल एंड परचेस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉन टैक्सेबल है. देन लोन प्रोसेसिंग फीस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सर्विसेज as well as goods and services tax payable thereon if all charges are exclusive of the goods and services. खत्म. Okay. नॉन टैक्सेबल है पहला वाला पॉइंट ना, नॉन टैक्सेबल है. वो लिखने का जरूरत नहीं है. आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हो तो वो रीजंस याद रखो. ये रीजन सेम ही होते हैं हर टाइम पे, चेंज नहीं होते. तो आप जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या रीजन है, उसका एग्जाम्पशन वो लेके कर सकते हो. दो सिलेक्टेड चीज का ही है ना, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो. ठीक है, ठीक है. हाँ, अगर बोला ही है गिव विद द रीजन तो लिखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नहीं है आपके पास. ठीक है, हाँ. टैक्सेबल तो इट इज टैक्सेबल करके छोड़ दो, राइट. तो जो नॉन टैक्सेबल के रीजन है वो याद कर लेना. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24. कमर्शियल को ट्रेनिंग एंड कोचिंग. नाउ न्यू कंसेप्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया बराबर, अभी न्यू कंसेप्ट आया, कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग. डिसाइड वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज. रिसिप्ट ऑफ द सरस्वती स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर एजुकेशन सेकेंडरी. स्कूल से एजुकेशन दिया जा रहा है, उसका स्कूल का फीस है और एग्जेम्प्टेड है, मतलब नॉन टैक्सेबल. ये टैक्सेबल नहीं होता. नेक्स्ट वन, Euro Kids School providing education up to the primary level. This is also non-taxable. Receipt of Commerce Concept, a commercial coaching institute providing a coaching of 7 lakh. A certificate was awarded to the each trainee after completion of training. Taxable. Pure profit earning है, तो this is a taxable. Receipt of Educare, a commercial coaching institute providing a commercial coaching 6 lakhs and no certificate issue. Certificate issue होने दो ना issue होने दो. This is a commercial purpose, taxable. Now रिसिप्ट ऑफ, नहीं सुनो ये अलग है. रिसिप्ट ऑफ ईच वन टेक्स वन, अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग. वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब क्या होता है ना, पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो नॉन टैक्सेबल है. क्लियर हो गया, तो वो ऑलवेज नॉन टैक्सेबल. मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूट जो है ना, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो दैट इज अ नॉन टैक्सेबल. क्लियर हो गया, बस कंप्यूट करना है सप्लाई ऑफ सर्विस एज वेल एज गुड्स का टोटल, एंड बाद में टैक्स का रेट दिया रहेगा तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे. बट नीचे बोला है, सॉरी क्या बोला है, नहीं वैसे नहीं, उन्होंने ये बोला है ऑल द अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और वैल्यू ऑफ सर्विस गुड्स टैक्सेबल सर्विसेज निकालो एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेबल देयर. मतलब आपको क्या चाहिए, टैक्स भी तो चाहिए. तो टैक्स उन्होंने पूछा है, बट व्हेन द टैक्स रेट इज नॉट गिवन कंसीडर द 18% कंपल्सरी. समझा. 25 अगेन एजुकेशनल सर्विस. एक थोड़ा 10-15 मिनट, लास्ट मिनट हो जाएगा टॉपिक. RSU Trainer Limited, a commercial training, a coaching center, provide the various concepts, training and the recreational activities related to the culture. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटेड, जो कल्चर से रिलेटेड, कल्चरल वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहा है, गेम आप सिखा रहे हो, ट्रेडिशनल कुछ सिखा रहे हो, सब एग्जेम्प्टेड. कथक डांसर सिखा रहे हो, सब एग्जेम्प्टेड. सबके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो फर्स्ट वाला नॉन टैक्सेबल, हाँ या ना. फिर उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम द रनिंग ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, हॉबी क्लासेस, नॉन टैक्सेबल. हॉबी क्लासेस है, आप एक्सपांड करना चाहते हो ये सब चीजें, तो नॉन टैक्सेबल. फिर ट्रेनिंग एंड द कोचिंग इन द डिफरेंट गेम, नॉन टैक्सेबल. पोस्टल कोचिंग रिसिप्ट, पैसा मिल रहा है, पोस्टल सर्विस है क्या, टैक्सेबल. यस. सर्विस बाय प्रोवाइडिंग अ मिड डे मील, मिड डे मील दे रहे हो आपको वो 5 लाख का, दिस इज ऑल्सो व्हाट, नॉन टैक्सेबल. हाँ मेरे ख्याल से तो ये नॉन टैक्सेबल होना चाहिए. देखते क्या है, चेक करो जरा, है ना, ये नॉन टैक्सेबल है. मिड डे मील दे रहे हो, खाना दे रहे हो आप बच्चों को, उनका सर्विस दे रहे हो, मतलब नहीं आप दे रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, बट आपके लिए उसके ऊपर इनकम देने का जरूरत नहीं है, पैसा देने का जरूरत नहीं है, आपने दे दिया, उसके लिए कुछ चार्जेस भी ले गया लिया रहेगा. कोचिंग टू द स्टूडेंट ऑफ द IIM एग्जाम, टैक्सेबल. प्लेसमेंट सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो व्हाट, टैक्सेबल. एंड रिसिप्ट फ्रॉम द फी चार्ज इन द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, टैक्सेबल. ये भी टैक्सेबल होना चाहिए. नहीं ये एग्जाम्प्टेड है, याद रखना प्लीज. एग्जामिनेशन का पैसा अगर फीस मिलता है पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड, अंडर नोटिफिकेशन बोला है
12/2017, नथिंग एल्स ना। आप जरा ऑब्जर्व करो, सारे नोटिफिकेशन का 12/2017 ही है, बिकॉज 2017 में वो जीएसटी पास हो गया, तो उसके अंदर के नोटिफिकेशन नंबर 12 है। देखो वही सब, अभी ये सब में तो सब में 12/2017, ऑब्जर्व कर लो, थोड़ा सा पता चल जाएगा। आगे का पढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 26, अभी कैटेगरी चेंज हो रहा है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस। इंटेलेक्चुअल का मतलब समझते हो, इंटैंजिबल एसेट्स, उसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। जैसे कि मैंने बुक लिखा खुद से, तो उसका कॉपीराइट है मेरे पास, वो मेरा खुद का सर्विस है, इंटेलेक्चुअल, वो वाले सर्विसेज। ओके, पहला वाला क्या, इसमें नॉर्मली सब टैक्सेबल होता है, सब। Mr. Sagar, provide you the following information of the taxable services. Receipt from the permanent transfer of the right of the film to Sony Music Limited. सोचो, आपने कुछ म्यूजिक खुद बनाया और उस म्यूजिक का जो पेटेंट है, वो राइट है, किसी सामने वाले को, कंपनी को ट्रांसफर कर दिया परमानेंटली, उसके लिए पैसे दिए, टैक्सेबल, प्योर पर्पज है ना अर्निंग का। रॉयल्टी फ्रॉम द ऑथरशिप ऑफ अ बुक, मतलब क्या, मैंने बुक लिखा है, बट ये बुक मैंने मनन प्रकाशन को दे दिया, इसको आप पब्लिश करो, और उसको उनसे मैंने रॉयल्टी मतलब लेना शुरू किया, तो रॉयल्टी हम लोग ले रहे हैं, तो दिस इज रॉयल्टी मुझे मिल रहा है, मतलब मेरे लिए क्या इनकम है, टैक्सेबल। रॉयल्टी फॉर प्रोवाइडिंग यूज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ मतलब टेक्निकल कुछ चीज है, उसको यूज करने के लिए मैंने रॉयल्टी लिया, पैसा लिया, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। रॉयल्टी रिसीव्ड फॉर द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ द ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मेरा था, मैंने परमानेंट किसी और को ट्रांसफर कर दिया पैसे लेके 5 लाख, तो दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल। एंड रॉयल्टी रिसीव्ड फॉर मिस्टर सागर फ्रॉम व्हाट, वेरियस पर्सन यूज ऑफ द सॉन्ग, सॉन्ग को यूज करने के लिए पैसा मिल रहा है, टैक्सेबल। समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन नंबर 27, अगेन आईटी वाला सर्विस है, आईटी में भी प्योर इनकम होता है, टैक्सेबल, सब नॉर्मल टैक्सेबल है, क्लियर हो रहा है? चलो देखते थोड़ा फटाफट। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय पेएबल मिस्टर ऋषभ इन अ फुल अमाउंट ऑफ आर एक्सक्लूसिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सारे के सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव है। डेवलपमेंट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर टैक्सेबल, यस और नो? देन sale for the pre-packaged software which is put on the electronic storage media, this is also taxable. License के पैसे मिल रहे हैं, taxable. Upgradation of the software, this is also taxable. Enhancement and implementation of the software, software बढ़ा रहे हो, software में कुछ changes कर रहे हो तो उसको implement कर रहे हो, उसके लिए पैसा लिया, taxable. Programming software, obviously taxable. Tailor-made notification to the software and deliver a electronic storage media, तो ये भी taxable हो जाएगा। एडवाइस एंड कंसल्टेंट ऑन द मैटर रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैटर में आपने कंसल्ट किया, उसके लिए पैसे मिले आपको, ये इनकम है, इट इज आल्सो टैक्सेबल। समझा? एंड लास्ट वन इज व्हाट, ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। टोटल कर लो, टैक्स निकाल लो, यस और नो? नाउ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत कम टैक्सेबल होता है, बाकी सब कुछ एग्जेम्प्टेड होता है, ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। आई वांट टू कंप्लीट दिस, 32 क्वेश्चंस है सिर्फ। We are starting with the question number now what? 28. Mumbai Post Office provide the following services to the person other than the government. Okay, Mumbai Post Office का सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, इनके भी बेसिक सर्विस है ना, बेसिक सर्विस मेल पहुंचाना, राइट, ये सब एग्जेम्प्टेड है, बट जो एक्स्ट्रा सर्विस जा रहा है ना, वो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। यहाँ देखो, बेसिक मेल सर्विस व्हाट, एग्जेम्प्टेड, राइट। ट्रांसफर टू मनी ऑर्डर, ट्रांसफर मनी थ्रू द मनी ऑर्डर, एग्जेम्प्टेड। ऑपरेशंस ऑफ द सेविंग अकाउंट आल्सो एग्जेम्प्टेड। अभी आगे देखते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, ये टैक्सेबल है, ये याद करना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड बॉन्ड्स, दिस इज आल्सो टैक्सेबल है। इंश्योरेंस पोस्टल ऑर्डर जा रहा है, इश्यूएंस पोस्टल ऑर्डर मतलब पोस्टल ऑर्डर आप दे रहे हो, बस पोस्ट के ऑर्डर जाके दे रहे हो, उसके लिए भी पैसा मिलता है आपको, दैट इज एग्जेम्प्टेड। देन कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये उनका एक्स्ट्रा सर्विस है, टैक्सेबल। पेंशन पेमेंट सर्विस एग्जेम्प्टेड है। स्पीड पोस्ट टैक्सेबल। देन एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस आल्सो टैक्सेबल। एंड एंड में इनका टोटल कर दो, सही है। लास्ट एग्रीकल्चर तो बहुत इजी है, सब कुछ एग्जेम्प्टेड है, जो प्योरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड है, बराबर है। मैं बस हेडिंग रीड कर रही हूँ, आप मुझे बताओ टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल थोड़ा सोच के बताओगे, बराबर है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेम्प्टेड, चार्जेस फॉर द व्हाट, exempted, charges for the soil testing exempted, right। फिर क्या आया, yes, charges for warehousing agriculture product exempted, commission received on sale of agriculture product, this is also exempted, charges for training of farmers to use the new pesticide exempted,
ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड यूज करके हम लोग कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड है। रेंटिंग एग्रीकल्चरल वैकेंट लैंड फॉर द रेयरिंग हॉर्सेस। रेयरिंग हॉर्सेस मतलब क्या, आपका हॉर्स रेस का बिजनेस है, उनके लिए आपने वो प्लांट दे दिया तो ये बिजनेस पर्पज हो गया, दिस इज अ टैक्सेबल, बराबर है। देन लीजिंग अ वैकेंट लैंड फॉर द कैटल फार्म, दिस इज अ कैटल फार्म के लिए आपने दे दिया जगह, दिस इज अ व्हाट, नॉन टैक्सेबल, मतलब वो नहीं आएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा, नॉन टैक्सेबल। आफ्टर दैट एग्रो मशीन्स के लिए लीज किया, रेंट मिल रहा है, नॉन टैक्सेबल। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नॉन टैक्सेबल। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नॉन टैक्सेबल। क्यूरिंग एंड ग्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नॉन टैक्सेबल। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर द कमीशन, दिस इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस, नॉन टैक्सेबल। लीजिंग अ वेकेंट लैंड, नॉन टैक्सेबल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लीज कर रहे हो। कैरी आउट द ऑपरेशन फॉर द शेलिंग अ पैडी ऑन द जॉब वर्क बेसिस, नॉन टैक्सेबल। क्लीनिंग ऑफ द वीट, नॉन टैक्सेबल। चार्जेस ऑन द वेयर हाउसिंग द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को वेयर हाउस करने के लिए जमीन दे दिया, नॉन टैक्सेबल, समझा। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, आपको लगता है कुछ एग्जेम्प्टेड रहेगा, कुछ भी नहीं, जितना सर्विसेज है सब कुछ टैक्सेबल एडवर्टाइजमेंट में, क्लियर हो रहा है। तो इसमें जितने भी सर्विस आपको मिलेंगे, प्रिंट है, कैनवसिंग है, स्लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, रेडियो पे एडवर्टाइज चल रहा है, एडवर्टाइजिंग का टेलीविजन में स्लॉट चल रहा है, उसमें पैसा मिल रहा है, देन जो भी पैसा मिलता है हम लोगों को, बराबर ना, ऑन एयर एडवर्टाइज हो रहा है उसका पैसा मिल रहा है, वो सब कुछ टैक्सेबल, समझा। बोलो, वेकेंट म्हणजे खाली जगह, खुली जगह म्हणजे ना आपण मोकळी जागा आहे त्याला वेकेंट लँड म्हणतात, ठीक है। करें आगे का, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक रिसीव द फॉलोइंग सम्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये क्या है, एजेंट है, एजेंट के लिए भी नॉर्मली सब कुछ टैक्सेबल होता है, बस एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आया तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। एक्टेड एज अ कोच फॉर अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, बराबर है, एंड ओरिएंटेड द एनसीए, ऑब्वियसली टैक्सेबल, पैसा कमा रहा है, कमीशन ले रहा है। देन कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट ऑन द कंज्यूमर, व्हाट, टैक्सेबल है। कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये भी टैक्सेबल है। देन मार्जिन अर्न फ्रॉम द ट्रेडिंग अ डेरिवेटिव, टैक्सेबल है। कमीशन फॉर एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अभी नॉट टैक्सेबल, समझा। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर का रूल क्या होता है ना, जो आपका बेसिक सर्विस ऑफ हेल्थ है वो क्या है, एग्जेम्प्टेड, जो करना ही होता है, करना ही पड़ता है, विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है, वो नहीं किया तो आपका इंजरीज प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो बेसिक हेल्थ सर्विस है वो नॉन टैक्सेबल है, बाकी सब टैक्सेबल है। देखते क्या क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट रिसिप्ट 10 लाख इंक्लूडिंग ऑपरेशन, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड है। देन कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर द पेशेंट अकाउंट ऑफ इंजरी सफर्ड ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से कॉस्मेटिक सर्जरी करना पड़ा इसलिए नॉन टैक्सेबल, समझा। आगे, हाँ, ऐसे शॉक के लिए कर रहे हैं तो टैक्सेबल, अभी एक्सीडेंट हो चुका है, कॉस्मेटिक सर्जरी जरूरी है, उसके सिवा पॉसिबल नहीं है तो वो नॉन टैक्सेबल है। रिसिप्ट ऑन द डायग्नोसिस सेंटर, नॉन टैक्सेबल है। देन रिसिप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, नॉन टैक्सेबल है। बट कॉस्मेटिक सर्जरी टू इंप्रूव द लुक, टैक्सेबल है। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.